मेरी भाभी रोज़ाना मेरे भाई को सिरी पाए का सालन बनाकर खिलाती और फिर खाने के बाद भाई कहते कि चुनाव होने वाला है, चलो वोट डाल कर आते हैं। और ये कहकर दोनों कहीं गायब हो जाते। एक दिन मैंने उनका पीछा किया कि आखिर वे कहाँ वोट डालने जाते हैं, लेकिन सच्चाई जानकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वे दोनों तो। मेरा नाम अनीका है। मैं अपने माँ बाप के घर में बहुत खुश थी। इस छोटे से घर की मैं रानी थी। मैं बहुत खूबसूरत थी और हमेशा खुश रहती थी, जिसकी वजह से मेरी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। मेरी ज़िंदगी पूरी थी और यही मेरी खुशी थी। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरी हर इच्छा को पूरी करते थे। उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी इच्छाएं पूरी करने के लिए वे जैसे तैसे करके पैसा जमा कर लेते थे। उन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा दिलवाई थी, लेकिन जितनी मैं खुश थी उतने ही मेरे माँ बाप उदास रहने लगे थे, और वो भी मेरे भाई की वजह से। मुझसे उनकी उदासी देखी नहीं जाती थी, इसलिए मैं उन्हें खुश करने के लिए और भी खुश रहती थी और उनसे बातें करती थी। लेकिन वे भाई को भूलने के लिए तैयार ही नहीं थे। मेरे बड़े भाई, जिनका नाम सफ़ीर था, उन्होंने ऐसा काम किया था कि मेरे माँ बाप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से आनंद नहीं उठा पा रहे थे। सफ़ीर भाई उनके इकलौते बेटे थे और उनके बुढ़ापे का सहारा थे, लेकिन उनके बुढ़ापे से पहले ही उन्हें धोखा दे गए, वो भी एक लड़की के लिए। जब मैं 12 साल की थी, सफ़ीर भाई, जिनकी उम्र उस वक्त 22 साल थी, किसी लड़की से निकाह करके घर ले आए। लेकिन मम्मी पापा ने उस लड़की को बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। इस बात को लेकर घर में काफ़ी दिनों तक झगड़ा चलता रहा। मजबूर होकर सफ़ीर भाई अपनी पत्नी को लेकर अलग हो गए और पलटकर खबर भी नहीं ली। मेरे माँ बाप इसी वजह से उदास रहने लगे थे। मैं हमेशा सोचती रहती थी, आखिर मेरे माँ बाप ने उस लड़की को क्यों स्वीकार नहीं किया। कितना अच्छा होता कि वे भाई की खुशी के लिए उस लड़की को स्वीकार कर लेते, तो हमारा घराना पूरा होता और मेरे माँ बाप के चेहरों पर जो थोड़ी सी उदासी थी वो भी नहीं होती। कौन कहता है कि खुशियाँ पैसों से खरीदी जाती हैं। हम थोड़े से पैसे में भी खुश थे, बस कमी थी तो सिर्फ भाई की। और उधर मेरे मम्मी पापा बहुत उदास रहते थे। उन्होंने आखिर उस लड़की को स्वीकार क्यों नहीं किया, ये राज मुझ पर उनकी मौत के बाद खुला, और वो ऐसा राज था जिससे पर्दा उठने से मेरी रूह तक कांप गई थी कि आखिर वो लड़की चीज़ क्या थी। मैं अपनी सहेलियों को देखती थी जो अपने भाई की शादी की बातें करती कि अपने भाई की शादी में इस तरह से तैयारी करेंगे, गाने गाएंगे, शॉपिंग करेंगे। तो ये बातें सुनकर मैं उदास हो जाती थी। सोचती थी, काश सफ़ीर भाई जल्दबाजी ना करते, या फिर मेरे माँ बाप मेरी भाभी को ही स्वीकार कर लेते, तो आज मैं भी अपनी सहेलियों की तरह अपने भाई की शादी में खुश होती। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। इसी तरह 8 साल गुजर गए थे और मेरी उम्र 20 साल हो गई थी। मैंने अपने माँ बाप के घर में खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारी थी। हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन अच्छा खाते पीते थे। एक दिन मेरे माँ बाप किसी मौत की खबर में गए और वापसी पर बस की टक्कर हो गई और दोनों मौके पर ही जान से हाथ धो बैठे। मेरा भाई, जो 8 सालों से गायब था, उनकी मौत पर अचानक आ गया रोता हुआ। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ चलूं, क्योंकि मैं अब घर में अकेली थी और जवान थी और मैं अकेली नहीं रह सकती थी। मेरी जिम्मेदारी थी उन्हें उठाना थी। उन्हें इस बात का एहसास था, इसलिए वे मुझे अपने साथ ले गए। मैंने उनसे बहुत कहा कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती, अपनी पत्नी को यहीं ले आओ। लेकिन उन्होंने कहा कि ये घर छोटा है। मैंने कहा कि भले ही ये घर बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें मेरे माँ बाप की यादें हैं, मैं इसे नहीं छोड़ना चाहती। उन्होंने कहा कि एक न एक दिन तो लड़की को अपना घर छोड़ना ही होता है। खैर, मैं मजबूरी में उनके साथ दूसरे शहर आ गई। मेरे माँ बाप का घर हैदराबाद में था और मेरे भाई का घर दिल्ली में था। मेरी कल्पना में एक छोटा सा घर था, लेकिन जब मैं भाई के घर आई तो ये घर तो काफ़ी बड़ा था और इसमें हर सुख सुविधा मौजूद थी। मैं घर को देखकर हैरान हो गई थी कि आखिर भाई के पास इतना पैसा कहाँ से आया जो उन्होंने इतना अच्छा घर बना लिया। कुछ दिनों बाद मैंने नोट किया कि ये लोग खाते पीते भी बहुत अच्छा हैं, यानी खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी। मेरी भाभी मेरे आने से खुश नहीं थी। मैंने उनकी बातें सुनी तो वे भाई से कह रही थी कि तुम इसे यहाँ उठाकर क्यों ले आए, इसे किसी रिश्तेदार के घर छोड़ देते। मेरे भाई ने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, इसका अब मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं। रिश्तेदारों का क्या भरोसा, मैं इसे रिश्तेदारों के घर नहीं छोड़ सकता, और कौन सा रिश्तेदार इतना अच्छा है जो इसे रखेगा। भाभी की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ।
खैर मैंने अपना दिल घर के कामों में लगा दिया। मम्मी पापा की मौत की वजह से मेरा दिल वैसे भी बहुत उदास रहता था, बल्कि इसके विपरीत भाई सिर्फ पहले दिन ही रोया और फिर उसकी ज़िंदगी एकदम सामान्य हो गई थी और मैं हैरान थी कि वो इतनी जल्दी उन्हें कैसे भूल गया। समय के साथ साथ मैं भी संभल गई थी। मैंने एक बात नोट की थी कि मेरे भाई और भाभी को मेरी उपस्थिति में किसी भी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही उनकी कोई संतान थी, लेकिन मेरे भाई मेरी भाभी पर दिलो जान से फिदा थे। मुझे भाभी कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं थी। ये वही औरत थी जिसकी वजह से भाई ने मेरे माँ बाप का दिल दुखाया था और उन्हें अकेला छोड़कर चला गया था और वे उनके लिए तड़पते रहे, यहाँ तक कि दुनिया से भी चले गए। तो मैं कैसे इस औरत के लिए अपने दिल में कोई नरम गोशा रख सकती थी। हम दोनों के बीच सारा दिन कोई बात नहीं होती थी। मैं सारा दिन किचन में लगी रहती क्योंकि घर के सारे कामों की जिम्मेदारी मैंने ले ली थी। मुझे काम करता देख भाभी ने काम वाली की भी छुट्टी कर दी थी। मुझे काम करने में कोई भी समस्या नहीं थी। मैं वैसे भी चाहती थी कि मेरा ध्यान बटा रहे। मैं खाना बना देती थी तो भाभी भाई के लिए सिरी पाए बनाती और कहती कि चुनाव की तैयारी रखना। मुझे बहुत अजीब सा महसूस होता कि जो खाना मैं बनाती हूँ वो भाभी भाई को नहीं देती थी। मेरे खाना बनाने के बाद वो भाई के लिए सिरी पाए बनाती और रोज़ाना यही कहती कि चुनाव की तैयारी रखना। मैं सोच रही थी कि कौन से चुनाव हैं, क्या पता भाई के ऑफिस में कोई चुनाव हो जहां वो काम करता है। काम करने के बाद मैं जल्दी सो जाया करती थी, लेकिन एक रात मुझे नींद नहीं आई। मैं गैलरी में आकर खड़ी हो गई तो मुझे दूसरी गैलरी से भाई और भाभी की आवाज़ आई। भाई ने भाभी से कहा कि चुनाव शुरू हो गए हैं, चलो वोट डाल कर आते हैं। फिर दोनों गाड़ी निकाल कर बाहर चले गए। मैं सोच में पड़ गई कि कौन से चुनाव हो रहे हैं और आधी रात को किस तरह का वोट डालना है उन्होंने। ये सोच मेरे दिमाग में घर कर गई और मुझे नींद नहीं आई। मैं इंतज़ार करने लगी कि वे कब वापस आएंगे, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। मैं घर में अकेली थी। जब उन्हें आने में देर हो गई तो नींद के हाथों मजबूर होकर मैं सो गई। सुबह मैंने इस बात का जिक्र भाभी से किया तो भी गुस्सा हो गई। उन्होंने मुझसे कहा कि अपने काम से काम रखो, हमारे घर के मामलों में दखल देने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये तुम्हारा सिरदर्द नहीं है। भाभी की बात सुनकर मेरा दिल बुझ गया था। फिर अगली रात भी मुझे परेशानी से नींद नहीं आई। रात को फिर मैं गैलरी में आ गई और वही आवाज़ सुनाई दी। भाई ने भाभी से कहा कि चुनाव शुरू हो गए हैं, चलो वोट डाल कर आते हैं। वही एक जुमला दोहराया जो कल दोहराया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल बोले थे। मैं हैरान थी और दोनों गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। पहले तो मुझे लगा कि ये एक इत्तेफाक है, लेकिन मैंने नोट किया कि अब ये रोज़ ही होने लगा था। शायद मेरे आने से पहले भी होता था, लेकिन मैं सो जाती थी। मैं रोज़ गैलरी में आती और रोज़ वही एक जुमला दोहराया जाता और दोनों बाहर निकल जाते। कभी भाई अकेले चले जाते तो कभी भाभी साथ होती, और वो भी तैयार होकर। अब मुझे महसूस हो रहा था कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। आखिर ये दोनों जाते कहाँ हैं और फिर क्या करते हैं, और मेरे भाई क्या नौकरी करते हैं जो उनके पास इतने सारे पैसे आ रहे हैं। उन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। भाई देखने में बहुत खूबसूरत थे। उनकी उम्र 30 साल थी और वे बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के मालिक थे। ऊपर से कीमती ड्रेस में मेरे भाई की शख्सियत में 4 चांद लग जाते थे। उन्हें देखकर लगता था कि वे कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। भाभी भी बहुत हसीन थी। अब तो मुझे भी परेशानी ने घेर लिया था। न जाने क्यों मुझे महसूस हो रहा था कि घर में जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। मैं बचपन से ही हर मामले की तह में जाने की शौकीन थी। जब तक सारी सच्चाई मेरे सामने न आ जाती तब तक मुझे चैन नहीं आता था, और मैं बिल्कुल बेबस थी इस मामले में। मैंने खुद को बहुत रोका कि भाई और भाभी का आपस का मामला है, वो जो करते हैं करने दो मेरी बला से। लेकिन जिज्ञासा ऐसी थी कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने फैसला कर लिया कि मैं उनका पीछा करूंगी कि आखिर ये दोनों जाते कहाँ हैं और क्या करते हैं। एक रात जब वे दोनों घर से बाहर निकले तभी मैं भी घर से बाहर आ गई। मैं लॉन में छिपी हुई थी किसी पेड़ के पीछे। जैसे ही वे बाहर गए मैंने भी फौरन रिक्शा पकड़ा और उनके पीछे लग गई। मैंने चेहरे पर नकाब कर लिया था। मुझे बहुत ज़्यादा डर भी महसूस हो रहा था। ऐसा काम मैं ज़िंदगी में पहली बार कर रही थी। अगर भाई ने मुझे देख लिया तो मेरी तो शामत ही आ जानी थी। मैंने देखा कि उन्होंने गाड़ी सड़क के एक तरफ रोक दी और मेरी भाभी बहुत सज सबर कर जो आई थी। मैं सोच रही थी कि रात के समय भाभी को इतना तैयार होकर जाने की क्या ज़रूरत थी, और भाभी सड़क पर अकेली क्यों खड़ी थी और भाई एक तरफ खड़े हो गए।
दूर से कोई बड़ी सी गाड़ी आती दिखाई दी कि तभी भाभी भागती हुई उस गाड़ी के आगे आ गई। तो गाड़ी वाले ने जल्दी से ब्रेक लगा दिए। गाड़ी वाला बहुत ही परेशानी से उतरा और भाभी से कहने लगा, अरे क्या खुदकुशी का इरादा है तुम्हारा? उस गाड़ी वाले की बात सुनकर भाभी ने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तो वो व्यक्ति परेशान हो गया। उसने कहा, अरे आप क्यों इतना चिल्ला रही हैं? मैंने कोई गलत हरकत तो नहीं की ना? लेकिन भाभी और भी जोर जोर से चीखने लगी कि बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। इतने में भाई दौड़ते हुए भाभी के पास आए और कहा, अरे क्या माजरा है? भाई ऐसा दिखावा कर रहे थे जैसे वे भाभी को जानते न हो और सड़क से गुजर रहे थे और भाभी की चीखें सुनकर उनकी मदद को आए थे। उस व्यक्ति ने कहा कि अरे मैं तो रास्ते से गुजर रहा था, ये गाड़ी के आगे खुद ही आ गई। मैंने इन्हें बचाने के लिए ब्रेक मारी और गाड़ी से नीचे उतरा और अब ये बेवजह चीख रही हैं और लोगों को मदद के लिए पुकार रही हैं। मेरी कोई गलती नहीं है, जबकि मैंने इनके साथ कोई गलत हरकत नहीं की है। गाड़ी में जो व्यक्ति था वो बहुत ज़्यादा शरीफ दिखता था और काफ़ी अमीर भी। उसकी बड़ी सी गाड़ी थी। भाई ने एकदम से उस व्यक्ति का गिरेबान पकड़ लिया और कहा कि तुमको पुलिस के हवाले कर दूंगा। अकेली लड़की को देखकर उसे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। वो व्यक्ति अपनी बात का यकीन दिलाने लगा तो भाई ने फ़ौरन से मोबाइल में वीडियो भरनी शुरू कर दी। भाई कह रहे थे कि ये व्यक्ति लड़की को अकेला देखकर उसे तंग कर रहा था, उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा था और मैंने इसे पकड़ लिया है। इसके बाद भाई ने उस व्यक्ति को धमकी दी और कहा कि उनका बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है और वो ये वीडियो वायरल कर देंगे। भाई की ये बात सुनकर वो व्यक्ति और भी परेशान हो गया और फिर किसी को फ़ोन मिलाने लगा, लेकिन भाई ने उनके हाथ से फ़ोन छीन लिया। उन दोनों की काफ़ी बहस होती रही। आखिरकार उस व्यक्ति ने भाई और भाभी को रकम की ऑफ़र की अपना मुंह बंद रखने के लिए। भाई और भाभी ने उस अमीर जादे से अच्छी खासी रकम ली और चलते बने। ये दृश्य देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी और मेरे सिर पर जैसे आसमान गिर गया हो। ये सब क्या हो रहा था? मुझे अपने सुनने और देखने पर यकीन नहीं आ रहा था। मतलब कि मेरे भाई और भाभी यही काम करते हैं, डकैती का, झूठ बोलकर लोगों से रकम बटोरने का। मेरा तो सिर चकराने लगा था। मैंने रिक्शे वाले से कहा कि चलो भाई। रिक्शे वाले ने कहा, क्या आप भी इस गैंग का हिस्सा हैं? तो मैं एकदम से चौंक गई। मतलब रिक्शे वाला भी समझ गया था कि भाई और भाभी क्या काम करते हैं और उसे भी यही लगा था कि मैं भी उनके साथ हूँ। मैंने कहा कि नहीं, मैं तो इन्हें जानती तक नहीं। मैं तो डर गई थी, इसलिए आपको एक तरफ रुकने को कहा। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे चक्कर आ रहे थे। इत्तेफाक की बात है कि यह हादसा पेश हो गया। मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो रिक्शे वाले ने कहा, ये तो आम सी बात हो गई है आजकल इस शहर में। इसी तरह से आधी रात को शरीफ लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लोग डकैतियाँ कर रहे हैं। ख़ासकर महिलाएं उन्हें ब्लैकमेल करती हैं, क्योंकि शरीफ लोगों को अपनी इज्जत प्यारी होती है और दुनिया रोती धोती औरत पर जल्दी यकीन कर लेती है। रिक्शे वाले की बात सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ था। मैं परेशान थी कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है और मेरे अपने भी ऐसा कर रहे हैं। और मेरे भाई के पास जो इतनी दौलत है वो इतने सालों से यही काम करते हुए उन्हें मिली थी। मैंने रिक्शे वाले से कहा कि मुझे घर छोड़ दो, लेकिन मैं अब ये सोचकर परेशान थी कि भाई और भाभी मुझसे पहले घर पहुंच जाएंगे और मुझसे सवाल ज़रूर करेंगे। लेकिन अब मुझे परवाह नहीं थी। मैं उन्हें बेनकाब करना चाहती थी। मेरा भाई ऐसा नहीं था, ज़रूर इसी औरत ने उन्हें ऐसा बना दिया था। भाई और भाभी मुझसे पहले घर पहुंच चुके थे और खुश होकर पैसे गिन रहे थे। जब मैं अंदर दाखिल हुई, मुझे देखकर वे दोनों ही चौंक गए थे। उन्हें लगा था कि मैं सो गई होंगी। घर के मुख्य दरवाजे की चाबी मैं अपने साथ ले गई थी, क्योंकि मुझे मालूम था कोई मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोलेगा। तुम कहाँ से आ रही हो इस वक्त? भाई ने गुस्से से कहा। जहाँ से आप दोनों आ रहे हैं मैं भी वहीं से आ रही हूँ, मैंने कहा। तो भाई और भाभी ने एक दूसरे की तरफ देखा। तुम हमारा पीछा कर रही थी? भाभी ने कहा। हाँ, मैं आपका पीछा कर रही थी। देखना चाहती थी कि आप लोग रोज़ाना रात को कहाँ जाते हैं, और मुझे बहुत अफसोस हुआ आपकी ये हरकत देखकर। आप लोग इतना गिर सकते हैं, मैंने सोचा नहीं था। और भाई, आप इस औरत की बातों में आकर इतना गिर गए। हमारे परिवार की इज्जत का कोई ख्याल नहीं किया आपने। मुझे आपसे एक बात पूछनी है, ये हराम की कमाई कितने दिन चलेगी? क्या खरीदते हैं आप इस कमाई से? कपड़े, जूते, खाने पीने की चीज़ें। मैं सोचती थी कि अल्लाह ने अब तक आपको औलाद क्यों नहीं दी, लेकिन अब मुझे इसका जवाब मिल गया है। आप लोग इस लायक ही नहीं कि अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत दे। अगर आपको औलाद हो भी गई ना,
तो फिर उन लोगों की बद्दुआएं आपका पीछा करेंगी जिनके साथ आप ये सब करते हैं। कभी सोचा है कि उनके दिलों पर क्या गुजरती होगी जिनके साथ आप लोग ये सलूक करते हैं? मैं गुस्से में बोले जा रही थी और भाई अब शर्मिंदा थे, उनका सिर झुका हुआ था, जबकि भाभी गुस्से से मुझे घूर रही थी। मैं भाई के करीब आई और उनसे कहा, ये काम छोड़ दें, अल्लाह से माफ़ी मांगें ताकि वो आपको औलाद की नेमत से नवाजे। औलाद के बिना इंसान की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। आपकी शादी को 8 साल से ज़्यादा का समय गुजर चुका है। ये दौलत किसी काम की नहीं, सिर्फ बेचैनी और गुनाह का बायस है, अल्लाह की नाराज़गी का बायस है। छोड़ दें ये गुनाह वाला काम, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अभी भी वक्त है, सुधर जाएं। मुझे लग रहा था मेरे अल्फाज भाई पर असर कर रहे हैं। मेरी बातों से उनकी आंखें खुल गई थीं, लेकिन भाभी के चेहरे के भाव अब भी सख्त थे, जैसे उन्हें मेरी बातें बुरी लग रही हों। भाई, कल को आप मुझे भी इस खेल में शामिल करेंगे? मुझे भी आधी रात को सड़क पर खड़ा करके पैसे लेंगे लोगों से? यही गैरत है आपकी? मैंने कहा तो मेरी बात पर भाई को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपना हाथ ऊंचा किया मुझे थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन फिर अचानक ही रुक गए। अनिका, तो मेरी बहन हो, मेरी इज्जत हो, कैसे सोच लिया तुमने कि मैं आधी रात को तुम्हें सड़क पर खड़ा करूँगा? भाई ने कहा तो भाभी ने हैरानगी से भाई की तरफ देखा और बोली, क्या मैं आपकी इज्जत नहीं हूँ जो आधी रात को आप मुझे सड़क पर खड़ा करते हैं? भाई की बात सुनकर तो जैसे भाभी को झटका लगा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनकी भी आंखें खुल गई हैं भाई की बात से। अजीब हालत हो गई थी। हम तीनों एक दूसरे से सवाल कर रहे थे, एक दूसरे का हिसाब ले रहे थे। आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि भाई और भाभी ने वादा किया कि आगे से वे ऐसा नहीं करेंगे, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे और ये गलत काम छोड़ देंगे। ये दौलत जो इकट्ठा की है इसे गरीबों में बांट देंगे। और फिर उन्होंने अपना कहा सच कर दिखाया। ये घर छोड़ दिया और पुराने वाले छोटे से घर में हम सब मिलकर रहने लगे। भाई ने हलाल की रोजी कमाने की जद्दोजहद शुरू कर दी, मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, भाभी ने नौकरी शुरू कर दी। हमारा गुजर बसर बहुत अच्छे तरीके से होने लगा और हम हलाल की कमाई खा रहे थे और मैं खुश थी। देर आए दुरुस्त आए। हमें लगता है हमारी बातों का किसी पर असर नहीं होगा, लेकिन जब असर होना होता है तो हो ही जाता है। एक कमज़ोर लम्हे की पकड़ में आकर हम गुनाहों का दरवाज़ा खोल देते हैं और गुनाह के रास्ते पर चल पड़ते हैं। बिल्कुल उसी तरह एक मजबूत लम्हा इंसान के हाथ में आता है और वो तौबा कर लेता है, और बड़े से बड़े गुनाह से भी। मेरे भाई और भाभी ने भी तौबा कर ली थी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ एहसास दिलाने की बात होती है, गलत को गलत कहने से वो गलत होने से बच जाता है। बस हमें सिर्फ भलाई का हुक्म देते रहना चाहिए और बुराई से रोकना चाहिए। तो दोस्तों, आज की हमारी ये प्यारी सी एक शिक्षाप्रद कहानी थी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।